नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग 2000 का PYQ करेंगे पॉलिटी का। तो इसमें पहला प्रश्न है सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं कि पहला है कि उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, दूसरा है मंडल प्रजा परिषद, तीसरा जनजातीय परिषद और ग्राम पंचायत का अभाव। और इसके सामने है कि आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय। तो हमें देखना है। तो जब हम लोग स्थानीय निकाय पढ़ते हैं तो उसमें ये है कि हर जिले मतलब हर राज्य में स्थानीय निकाय को अलग नामों से बुलाया जाता है। और संविधान में मध्यवर्ती जो ब्लॉक पंचायत का नाम निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। तो अगर हम लोग बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा में देखेंगे तो पंचायत समिति कहा जाता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मंडल पंचायत कहा जाता है। और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। तालुका पंचायत गुजरात, गोवा में जनपद पंचायत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल में अंचल समिति जनजातीय परिषद है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में तालुका विकास बोर्ड है, वो कर्नाटक में। तो अब देखते हैं कि पहला है उप प्रभा स्तर का जिला परिषद, दूसरा मंडल। अभी देखे ही हम लोग कि मंडल पंचायत आंध्र प्रदेश में होगा। और उसके बाद है जनजातीय परिषद। तो जनजातीय परिषद मेघालय में है, मेघालय में, नागालैंड और मिजोरम में। और उसके बाद है कि ग्राम पंचायतों का अभाव की बात कही गई है। तो ये अनुच्छेद ये कहाँ कहाँ नहीं है। तो एक पहला तो मिजोरम है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 244 के तहत जनजातीय परिषद का प्रावधान है। ठीक, इसलिए और यहाँ क्षमा कीजिएगा, इसका विकल्प यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। ध्यान नहीं रखेंगे, अभी हम लोग इसको कर देते हैं कि कौन क्या है। देखिए, पहला का 2 होगा और बी का 1, ठीक, सी का 4 है और डी का 3 है। फिर आगे चलते हैं कि भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक, उसके बाद है उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। फिर क्या है कि संसद द्वारा महान अभियोग लगा कर उसे हटाया जा सकता है। तो देखिए, अगर उत्तर देखते हैं तो 3, अगर इसको तीसरा कथन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा कोई पात्रता निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरी बात कि उसे संसद में बोलने का अधिकार है, मत प्रयोग का अधिकार नहीं है। तो 3 काटेंगे तो हमारा उत्तर ए है, यहाँ ए आएगा। ठीक, अब हम लोग बाकी इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि महान्यायवादी से संबंधित क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रावधान है। तो इसके लिए देखिए यहाँ क्या है, अनुच्छेद कौन सा है, 76 याद रखेंगे। और इसमें क्या क्या कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए रहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो अभी देख ली, पात्रता की बात कही गई थी तीसरे कथन में, जो गलत है। और फिर आगे देखते हैं कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत को विधि संबंधित ऐसे विषय पर सलाह दे, भारत सरकार को, और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। तीसरा है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्य का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय की सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी
राष्ट्रपति के प्रसादपन पे देखिए, राष्ट्रपति के प्रसादपन पे पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिकी प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित करे। ठीक है, तो इससे हम लोगों का सारा स्पष्ट हो जाता है कि महान्यायवादी से संबंधित क्या प्रावधान अपने संविधान में है। और अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है। तो इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि अनुच्छेद कितना था, 330 और 332, ठीक। और 330 के तहत लोकसभा में, 32 के तहत राज्यसभा में इस आरक्षण का, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और आरक्षण का आधार क्या होगा, तो जनसंख्या का जितना प्रतिशत उस राज्य में होगा उस आधार पे आरक्षण दिया जाता है। तो सबसे अधिक यहाँ मध्य प्रदेश में, जहाँ मध्य प्रदेश होगा, जहाँ पे 5 सीटें हैं। और आगे देखते हैं उसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण राज्य में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो कथन क्या है, बना सकती है सभी राज्य को सहमति से नहीं, बहुसंख्यक समाज की सहमति से। कोई बहुत बेकार देख के ही अतार्किक लगता है। बहुसंख्यक संबंधित राज्य के सहमति से और बिना किसी राज्य के सहमति से, इसका उत्तर होगा डी। और आगे हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 253 में है, ठीक। हम लोग देख लेते हैं यहाँ 253 देखिए, यहाँ 253 है क्या कि क्या है कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समागम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति होगी। स्पष्ट हो गया। केवल हम लोगों को ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 256। अब चलिए फिर चलते हैं अपने प्रश्न पे। इसके बाद है प्रश्न कि 73वां संविधान संशोधन। हम लोग अभी पिछले जितने भी वर्षों को देखे हैं उसमें हर साल कुछ न कुछ इससे संबंधित आ ही जाता है। तो इसका तो इसका महत्व तो हम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हमारा अनुरोध है कि अब हम लोगों को अच्छे से इससे संबंधित अपना एक नोट्स बना लेना चाहिए। और किस किस तरह का पूछा जाता है वो तो अभी आगे और भी देखेंगे किन किन तरह का प्रश्न इससे पूछे गए हैं। तो और अच्छे से हम लोग को इस दौरान याद भी हो जाएगा और अपने पास एक नोट्स भी रहना चाहिए। मेंस पीटी वगैरह से लेकर के इंटरव्यू तक में इसका उपयोग होगा। तो देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 निर्दिष्ट करता है, पहला, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुष एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन। आगे, मंदकृषि मौसम की अवधि में सहायता अर्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थक वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियाद रखना और जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, विधि के समक्ष समता और बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। ये इसमें एक फैक्ट अगर हम लोगों के पास रहेगा कि ये कौन सा संविधान किससे, और देखिए एक तो ये कि इसमें पंचायती राज से संबंधित था, उसके बाद 74वां, और जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल अब अपने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, उन सब को हम लोग को अच्छे से उसको तैयार करके रखना होगा। क्योंकि हर बार कुछ ये एक तो इससे पूछा ही जाता है और भी अनेक हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं
कि क्या क्या, देखिए उस समय जो क्या गया था तो वो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक। इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें 29 विषय थे, ठीक। अब क्या क्या विषय थे उसको एक बार देख लेना चाहिए। और इसका उद्देश्य तो विकेंद्रीकरण था, लोकतंत्र जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण करना था ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके, ठीक। और ये भाग कौन से भाग में आता है, तो भाग 9th में है, ठीक। इतना देखेंगे, बाकी फिर पहले भी हम लोग देखे ही थे कि जो इसका जो अनुच्छेद है वो 243 से शुरू है, वो शायद 243 ओ तक है, ठीक। और अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए इसको जो लागू किया गया था तो वो कौन से आदर्श थे। तो एक तो डीपीएसपी का भाग था ही अनुच्छेद 40। देखिए क्या यहाँ है, पंचायत ग्राम पंचायत का गठन, ठीक। और गठन में क्या है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसे शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, ठीक। ये स्वायत्त शासन, तो इसी प्रावधान और इसी को लागू करने के लिए ये कार्य दिए गए थे, परंतु अभी भी उनके पास उतना अधिकार नहीं है, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं होने के कारण वो कार्य में अभी पूर्णतः सफल नहीं हुआ है। तो अभी देख लें कि आर्टिकल 40 जो अनुच्छेद 40 है उसी को व्यवहारिकता देने के लिए ऐसे 73वां संशोधन किया गया था। और ये कौन सा, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा मूल्य है। जैसे डीपीएसपी में हम लोग जानते हैं कि 3 मूल्य हैं, ठीक। एक समाजवादी मूल्य है, उदारवादी, और तीसरा आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 47 क्या है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रश्न, अब बैठ जाना। तो यील्डिंग द फ्लोर, तो यील्डिंग द फ्लोर है ये। और ये सब तो प्रक्रिया जो होती है संसद का कार्य प्रणाली है, उसमें इसका है उल्लेख। आगे देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इनका जो है ना अनुक्रम पूछा गया कि वरीयता किनका किनका क्या स्थान है, वरीयता जो क्रम है उसमें। देखिए ये जो लिस्ट है सूची, वो जरूर इसमें बताया गया है कि किनका क्या स्थान है, परंतु ये कोई उनके अधिकार मतलब शक्ति को नहीं दर्शाता है, बल्कि केवल कार्यक्रम में जो शिष्टाचार का पालन होता है उसी को ये नियमित करता है। और ये कब से हुआ था, तो देख लीजिए यहाँ 1979। पहला कौन, राष्ट्रपति हैं, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे करके 12 है। तो हम लोगों को इसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो पूछ लिया गया है और पीसीएस में अभी भी पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, ठीक। तो पहले देख लेते हैं कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, सही है। लोकसभा द्वारा पारित किया किसी धन विधेयक का राज्य सभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना अनिवार्य है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये भी सही है। और इसका उल्लेख कहाँ है, तो उसके लिए हम लोगों को मतलब ये सही है। और पूछा क्या गया है गलत, तो उत्तर ए होगा। अब देखेंगे हम लोग कि इसके बारे में कहाँ बताया गया है, ठीक। तो ये है अनुच्छेद 110 में, ठीक। और देखिए 110
110 और 9, यहाँ देखिए जो हम लोग गलत खोज रहे थे इसमें ना, तो इसमें देखिए इसको पढ़ने से पता चल जाएगा। अनुच्छेद ये 9 है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। क्या है विशेष प्रक्रिया? धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब केवल लोकसभा में किया जाता है। ठीक, और बाकी चीज़ें यहाँ दी हुई है। क्या दिया हुआ है तो देखिए, ये है इससे संबंधित अन्य जो जानकारियाँ हैं वो धन विधेयक से संबंधित वो है। और यहाँ पे अनुच्छेद 10 ये है, हाँ 10। देखिए यहाँ पे क्या है कि धन विधेयक के बारे में, परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो एक बार हम लोगों को इसको अच्छे से देख लेना चाहिए कि क्यों किसे धन विधेयक कहते हैं, किसे धन विधेयक कहे जाने के कौन कौन से शर्त हैं और उनका क्या प्रक्रिया है, ये सब ध्यान में हम लोग रख सकते हैं। चलिए वापस हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न, अंतिम प्रश्न है क्या कि एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर निगम की परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर इच्छुक है नगर परिषद का चुनाव या स्थानीय जो संगठन है उसमें चुनाव लड़ने का, वो निकाय में चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या मापदंड है। तो पहला तो ये कोई अनुमति लेना होगा। देखिए उस बेतुका है, कॉलेज का छात्र होने का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल से उससे अनुमति लेनी होगी, ऐसा कोई नहीं प्रावधान है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, सही हो सकता है कि हाँ, परंतु ये हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक दल के साथ कोई उसके सदस्य हो तो उससे वो तो लड़ ही सकता है। उसके साथ ही कोई भी व्यक्ति जो क्या बोलते हैं निर्दलीय, वो भी लड़ सकता है। तो अगला देखते हैं, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, फिर वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का घोषणा दाखिल करे। वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। ये भी सही नहीं, मतलब ये इसमें देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है ना वो ये है कि उसका नाम, सबसे पहला जो योग्यता है ना वो होना चाहिए कि आपका पहले नाम होना चाहिए। कहाँ? मतदाता सूची में। अब ये बता सकते हैं आपकी मतदाता सूची को कौन प्रबंधित करता है और कौन निकालता है। ठीक, और हम लोग ये देखते हैं कि जो नगर निगम का है, नगर निगम, अब देखिए वहाँ जो नगर निगम होता है या नगर स्थानीय निकाय जो होता है, शहरी निकाय जो है उसको वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है नगर पंचायत, और इसका क्या शर्त है कि अगर कोई संक्रमण कालीन स्थिति में क्षेत्र है तब, और इसकी जनसंख्या बताया गया है 10,000 से 20,000 तक। उसके बाद है नगर परिषद। ठीक, नगर परिषद है, इसका शर्त क्या है? जनसंख्या का सीमा ये 20,000 से लेकर के 3 लाख तक। ठीक, उसके बाद आ जाएगा नगर निगम, बड़े शहरों में होता है, जिसमें 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों का कहाँ है उल्लेख? तो भाग इस 9 का ए में कब जोड़ा गया था? ये संविधान संशोधन जो 74वां संविधान संशोधन था वो। तो अभी तो हम लोग देख ही लिए कि कौन कौन से किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। कोई अभी पिछले सभी भी वर्षों का विश्लेषण से और आज का, तो इससे हम लोग अपना एक नोट करके रखेंगे कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आभार। अगर उपयोगी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।